नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। टुडे आई विल बी मेकिंग ए प्रेजेंटेशन ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटीज। जब हम डिसाइड करते हैं कि सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, विच इम्प्लाइज दैट वी आर गोइंग टू परचेज शेयर्स, तो हमें पहले ये तय करना होता है कि शेयर खरीदने लायक है कि नहीं। सो this presentation is going to be all about how to find out what is the value of share and is it worth purchasing or not. There are two broad aspects how we evaluate and analyze the investment decision related to securities market. The initial one is carrying out fundamental analysis, which we are going to focus on today, and the second one is the technical analysis. So we would be focusing on fundamental analysis today. As part of fundamental analysis, what we do is we carry out broad evaluation of global economy, of macro economy, और वस्तुतः एक्चुअली हम जानना ये चाहते हैं कि जो हमारे इकोनॉमी में हो रहा है इस शेयर से संबंधित वो सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं। उस शेयर और उस कंपनी का और उस इंडस्ट्री का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो कितना सही है। अगर हम ये जान पाएंगे तभी फिर हम ये डिसाइड करने की स्थिति में होंगे कि ये शेयर इन्वेस्ट करने लायक है। सो व्हाट वी डू इज वी कैरी आउट फंडामेंटल एनालिसिस एंड देयर आर फ्रेमवर्क्स फॉर कैरिंग आउट फंडामेंटल एनालिसिस. Before we do that, I would like to explain a bit about fundamental analysis, what it tries to do, and how we actually carry out the fundamental analysis. So, fundamental analysis particularly aims to determine prospective benefits or values from investment in a security, specifically keeping in mind the condition under which they may be received and the likelihood of emergence of such conditions. So, कहने का ये मतलब कि जब हम शेयर कोई खरीदते हैं उसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है। उस वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए मॉडल्स हैं। वो मॉडल्स के कुछ एजम्पशंस और पैरामीटर्स हैं। वो एजम्पशन और पैरामीटर्स चेक करने के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब हम कोई शेयर खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई XYZ शेयर है, उसका दाम आज के डेट में मान लीजिए 100 रुपये है। क्या 100 रुपये में ये खरीदने लायक है? उस दिन का जो शेयर है उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट या करेंट प्राइस। एक जो और अंतर्निहित चीज़ होता है उस शेयर के वैल्यू से रिलेटेड, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। सो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है क्या उसका अंतर्निहित वैल्यू है। उस इंट्रिंसिक वैल्यू का एक बार हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तब फिर डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली ये खरीदने लायक है कि नहीं। और मोटे तौर पे जो आइडिया होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू का होता है कि अगर किसी शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे मान लीजिए आज के दिन में XYZ शेयर का दाम 100 रुपये है, लेकिन हमने कैलकुलेशन किया, इवैल्यूएशन किया, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकला 150 रुपये। तो ये हमें ये सूचित करता है डिसीजन मेकिंग के लिए कि एक्चुअली ये शेयर 150 रुपये का होना चाहिए लेकिन आज 100 रुपये का है। तो ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि ये शेयर खरीदने लायक है। वैसे ही अगर हम जानते हैं और इवैल्यूएशन के बाद ये पता लगता है कि इस शेयर का दाम एक्चुअली आज के डेट में तो 100 रुपये है लेकिन होना चाहिए इसका दाम 50 रुपये, तो ये दिखाता है कि ये शेयर एक्चुअली रिस्की प्रोपोजिशन है, तो वैसे शेयर का इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। ये ओवरआर्चिंग थीम है फंडामेंटल एनालिसिस का। सो जब हम एक बार ये कर लेते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन जो बेसिक मॉडल है इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का वो हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड उसको बोलते हैं। और उस मेथड में क्या करते हैं, एक जो आपका कोई भी शेयर खरीदते हैं, शेयर से रिटर्न दो तरीके से मिलता है। एक शेयर में आपने इन्वेस्ट किया तो उससे डिविडेंड कितना मिल रहा है, और दूसरा जिस अवधि के लिए आपने इन्वेस्ट किया है उस अवधि के अंत में उसका वैल्यू कितना है, तो बेचने से आपको कैसा पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलता है। सो इन दोनों चीज़ों को लेकर मॉडल्स बने हुए हैं अलग अलग, और उस मॉडल को बेसिकली हम यूज करके किसी शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू करते हैं। ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। जो डिविडेंड है अगले साल मिलना है, उसके अगले साल मिलना है, उसके अगले साल मिलना है, उसको एक्चुअली कॉस्ट ऑफ फंड या कॉस्ट जो इन्वेस्टर डिटरमिन करता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ डिस्काउंट से उसको डिस्काउंट करते हैं, और जो वैल्यू निकलता है वो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो वो हमारा आज के डेट में कितना दाम है वो पता लग गया।
इंट्रिंसिक वैल्यू कैसा है, कितना होगा वो पता लग गया। अब इनके बेसिस पर हम एनालाइज करते हैं और इसके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का। जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस करने के तरीके हैं वो दो ब्रॉड फ्रेमवर्क है ऑफ मेकिंग और कैरिंग आउट फंडामेंटल एनालिसिस। इसको बोलते हैं एक EIC फ्रेमवर्क और एक CIE फ्रेमवर्क। सो EIC फ्रेमवर्क हम इस प्रेजेंटेशन के लिए EIC फ्रेमवर्क यूज करेंगे और EIC फ्रेमवर्क बेसिकली 3 ब्रॉड थीम्स पे बना हुआ है। E stands for economic analysis, I stand for industry analysis and C stands for company analysis। तो इस EIC मॉडल को यूज करके हम फंडामेंटल एनालिसिस करने के बारे में समझ अपनी बनाएंगे। पहला स्टेप होता है इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, जो ब्रॉडर इकोनॉमी के फैक्टर्स हैं वो हमारे फिस्कल पॉलिसी, हमारे मॉनेटरी पॉलिसी, हमारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं और ये तय करने का कोशिश करते हैं कि इकोनॉमी का ओवरऑल कैसा फ्यूचर है। क्या ये ऊपर जाएगा, क्या ये बेहतर स्थिति में रहेगी, क्या ये ठीक स्थिति में रहेगी, या क्या इसकी स्थिति खराब होने वाली है। अब ये नॉर्मल प्रोजेक्शन तो हम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि अनयूजुअल एंड अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेज आ जाते हैं। जैसे हमारा पहले से 2 साल पहले 2020 मार्च तक की कहानी थी कि इंडियन इकोनॉमी बूम करने वाला है और ग्लोबल इकोनॉमी भी अच्छा होने वाला है, बट ऑल ऑफ ए सडन पैंडेमिक आ गया, कोविड रिलेटेड इन्फेक्शन पूरी दुनिया भर में फैल गया, जिसके चलते कि बहुत सारे देशों के जो इकोनॉमिक आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो गड़बड़ हो गई और इंडिया वाज आल्सो इम्पैक्टेड निगेटिवली। सो कहने का ये मतलब कि हम फंडामेंटल एनालिसिस करके समझने का कोशिश करते हैं, बट वी आल्सो नीड टू बी माइंडफुल ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस विच कुड एक तरह से हमारा जो खेल है वो बिगाड़ सकता है। सो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, जैसा मैंने चर्चा किया पहले, द फर्स्ट स्टेप इज कैरिंग आउट इकोनॉमिक एनालिसिस। और इकोनॉमिक एनालिसिस में हम डिसाइड करते हैं मैक्रो इकोनॉमी लेवल से। ग्लोबल इकोनॉमी पहले देखते हैं, फिर उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक देखते हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स देखकर जो मोटे तौर पे हम जानना चाहते हैं, जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था का, जैसे इंडियन इकोनॉमी का GDP अभी कैसा है और फ्यूचर में कैसे होने वाला है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन वो कैसा होने वाला है। इन्फ्लेशन जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। वैसे ही इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट कैसा होने वाला है, बढ़ने वाला है, घटने वाला है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करता है एक्चुअली पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो लोग लोन कम लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन कम लेगा मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट, करंट एक्सपेंडिचर कम होगा, जो कि उनका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट करेगा। वैसे ही गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनका बजट का सिनेरियो कैसा होने वाला है, बजट डेफिसिट होने वाला है या बजट सरप्लस होने वाला है। बजट सरप्लस होने का मतलब ये होता है कि इकॉनमी, वो चाहे राज्य का हो या देश का हो, वो इम्पैक्ट करता है कि उनके पास कितना लेवरेज है, कितना उनके पास खर्च करने के लिए स्कोप है। आज के ज़माने में तो आप लोन भी लेकर, आपको पता होगा अलग अलग राज्यों का रेशियो ऑफ क्रेडिट और लोन टू इट्स रेवेन्यू वो अलग अलग है, लेकिन जितना कम होगा लोन उतना ही अधिक स्कोप रहता है कि आप और लोन ले सकते हैं, उस लोन की चुकौती करने में आसानी होगी और उतना ही आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एनालिसिस में करते हैं। अब ये इकोनॉमी का ब्रॉडर फ्रेमवर्क करने के बाद बिजनेस एनालिसिस करना पड़ता है। बिजनेस एनालिसिस में फिर हम वो देखते हैं कि इंडस्ट्रीज या सेक्टर, वो सारे मोटे तौर पर अगर आप ये देखें तो हमारा इकोनॉमी 3 भागों में विभाजित है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड और टर्शियरी सेक्टर है सर्विसेज सेक्टर। सो हम इन तीनों सेक्टर का एनालिसिस करते हैं और तब फिर पता करते हैं कि बिजनेस कैसा रहने वाला है। हमें वो भी देखने के लिए मिलता है कि ग्रोथ बेस्ड इंडस्ट्रीज, कंपनीज कैसे होने वाले हैं, जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री का नेचर कैसा होना है, इकोनॉमी और बिजनेस साइकिल पर कितना डिपेंडेंट है। उससे हमारा तय होता है कि बिजनेस साइकिल में कौन से डिफेंसिव इंडस्ट्रीज रहने वाले हैं, कौन से साइक्लिकल इंडस्ट्रीज रहने वाले हैं। इस एनालिसिस की महत्ता तब समझ में आती है जबकि एक्चुअली इकोनॉमी ऊपर नीचे होने लगता है प्रोजेक्शन लेवल से जाके। एक बार हमने बिजनेस एनालिसिस कर लिया और वो तय कर लिया कि बिजनेस
मैक्रो इकोनॉमी देख लिया, ग्लोबल इकोनॉमी पहले देख लिया, फिर मैक्रो इकोनॉमी देख लिया, फिर उसके बाद बिजनेस एनालिसिस कर लिया, बिजनेस साइकिल का कर लिया। उसके बाद फिर देखते हैं हम क्या कि स्टॉक मार्केट का क्या स्थिति रहने वाली है। स्टॉक मार्केट आपको जैसा पता होगा दैट इज़ द लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द स्ट्रेंथ, और जो किसी भी अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य कैसा है वो रिफ्लेक्ट होता है स्टॉक मार्केट के स्वास्थ्य से। सो स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करना बहुत महत्वपूर्ण है। लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट इन असेसिंग द मार्केट इज टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक फैक्टर्स विच डिटर्मिन एक्चुअली द स्टॉक प्राइसेज। सो इस तरह से स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करते हैं। और एक अभी रिसेंटली मैंने एक्चुअली एक रिसर्च किया था। आपको पता होगा जैसे कोविड काल में क्या हुआ था, इकॉनमी टेक्निकली रिसेशन में चला गया था भारतीय अर्थव्यवस्था, और बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे भी अर्थव्यवस्थाएं रिसेशन में चली गई थी। लेकिन हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था रिसेशन में जाने के बावजूद जो हमारा स्टॉक मार्केट था वो बूम कर रहा था। तो ये हमने जानने का कोशिश किया कि क्या इश्यूज है जो कि इस तरह के क्रॉस फंक्शनल हमें मैसेजेस दे रहे हैं। और उसका वो आप देख सकते हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो उसे स्टडी का एनालिसिस मिलेगा। सो ये बताने की कोशिश हो रही है कि एनालिसिस करते समय बहुत आयामी परिप्रेक्ष्य रखकर एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, ताकि हम फंडामेंटल एनालिसिस का कंसेप्ट ठीक से समझकर एनालाइज कर सकें। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, जिसमें कि इकोनॉमिक एनालिसिस हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, इंडस्ट्री एनालिसिस आते हैं, जो कि सेकेंड स्टेप है। जब हम कन्विंस हो गए कि इकॉनमी ठीक ठाक है, मार्केट भी ठीक ठाक है, तो एज एन इन्वेस्टर वी शुड कंसीडर दोज इंडस्ट्रीज विच प्रॉमिस मोस्ट अपॉर्चुनिटीज इन द कमिंग ईयर्स। उसके लिए इंडस्ट्री एनालिसिस करना महत्वपूर्ण होता है। सो हम इंडस्ट्री एनालिसिस करने के लिए फिर अलग अलग मॉडल्स हैं, और इंडस्ट्री एनालिसिस करने के पहले इस किसी भी इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इवैल्यूएट करते हैं वो होते हैं कि इसका, इस इंडस्ट्री का पहले का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, आज के डेट में कैसा है, और इन दोनों पे बेस करके हम फिर इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। तो इन इंडस्ट्री के एनालिसिस के मॉडल्स को यूज करके हम फिर आगे बढ़ते हैं। मोटे तौर पे 3 ब्रॉडर मॉडल यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए। एक तो है कि पोर्टर्स 5 फोर्सेज मॉडल होता है, जिसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि उस इंडस्ट्री में कंपटीशन कैसा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू होता है 5 फोर्सेज मॉडल में कि नए एंट्रेंट जो होने वाले हैं, नए जो प्लेयर्स हैं वो इंडस्ट्री में घुसेंगे तो उनसे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। फिर क्या है कि उस इंडस्ट्री में जो कस्टमर्स हैं उनका कितना पावर है, वो कितना उनको डिटर्मिनेशन है कि वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उसको कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर है पावर ऑफ सप्लायर्स, जो सप्लाई करते हैं इस इंडस्ट्री को। और अंत में है कि इस इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें बन रही है या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसके सब्स्टिट्यूट्स कितने हैं, व्हाट इज़ द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। इस मॉडल होता है पेस्ट मॉडल। तीसरा मॉडल एक होता है सोट एनालिसिस करने का। सोट बेसिकली एक एक्रोनिम है जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट करते हैं। तो इस तरह के मॉडल्स को यूज करके हम इंडस्ट्री का एक एनालिसिस करते हैं समझने के लिए। एक इंडस्ट्री में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल भी इवैल्यूएट एनालाइज करते हैं। आपको पता होगा बेसिकली 3-4 इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल होता है। एक तो जब शुरुआत होता है तो वो पायनियरिंग स्टेज होता है, फिर उसके बाद एक्सपेंशन स्टेज होता है, फिर उसके बाद स्टेबलाइजेशन स्टेज होता है। इन स्टेजेस का एनालिसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि कौन सा एनालिसिस में किस तरह का रिटर्न मिलता है और हमारा रिस्क परसेप्शन कैसा है। जैसे कि पायनियरिंग स्टेज है, उस स्टेज में रिस्क बहुत अधिक होता है, लेकिन अगर आपने सही इंडस्ट्री चुन लिया और उस इंडस्ट्री में सही कंपनी चुन लिया तो फिर आपका जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस करने के फ़ायदे होते हैं और इसलिए इन इंडस्ट्री एनालिसिस को महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि अगर आप देख रहे हैं कि अच्छा ये इंडस्ट्री तो बहुत दिन से चल रहा है, अब इस इंडस्ट्री का सब्स्टिट्यूट आने वाला है और इस इंडस्ट्री का जगह कोई और इंडस्ट्री लेने वाला है, वो दिखाता है कि इस इंडस्ट्री का डिक्लाइनिंग स्टेज हो गया। अगर आप इस तरह का कर्व देखेंगे तो कर्व एक नीचे की तरफ आने लगा है। वो अगर नीचे की तरफ डिक्लाइन स्टेज आने लगा है तो वो नॉर्मली एक इन्वेस्टर के लिए इंडिकेशन है कि इस इंडस्ट्री में आप मत इन्वेस्ट करने का सोचिए। वो एक हमारा रेड फ्लैग होता है। इंडस्ट्री एनालिसिस करने के बाद फाइनल स्टेज आता है कंपनी एनालिसिस। अब कंपनी एनालिसिस करने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ध्यान में रखें कि वैसे कंपनी को चुने जिनका कि इतिहास ठीक रहा हो और जिनका कि फ्यूचर भी अच्छा होने वाला हो। तो ये कंपनी एनालिसिस करने के लिए फिर हम 2 ब्रॉड थीम्स पर एनालिसिस करते हैं।
एक तो हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं उस कंपनी का, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल एनालिसिस, और दूसरा नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस। इन दोनों चीज़ों को यूज करके हम किसी कंपनी के बारे में ये निर्धारित करते हैं कि ये कंपनी का शेयर खरीदने लायक है या नहीं है। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स बेसिकली हमें वो बताते हैं कि किसी भी समय में, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या स्थिति है और ओवर द पीरियड क्या स्थिति होने वाली है। तो जैसा हमें पता होगा, जब किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ब्रॉडली 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। एक बैलेंस शीट होता है जो कि एज ऑन डेट होता है, किसी भी एक दिन को होता है, जैसे 31 मार्च जिस दिन फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उस दिन का बैलेंस शीट कैसा है। और इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनता है जो कि किसी अवधि के लिए बनता है, किसी फाइनेंशियल ईयर या किसी महीने का या किसी तिमाही का, किस तरह का वो इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बना है, जिससे कि पता लगता है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं। और फाइनली इन दोनों पर बेस करके हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, जिससे कि पता लगता है, जो पहले हमने डिस्कस किया था डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, उसी तरह का हमारा कैश फ्लो डिस्काउंट मॉडल भी यूज किया जाता है बहुत बार इवैल्यूएशन के लिए, स्पेशली इन द स्टार्टअप सेक्टर। सो हम ये एनालाइज करके ये डिसाइड करने की स्थिति में पहुंचते हैं कि ये कंपनी का शेयर है कैसा। अब ये तो हो गया फाइनेंशियल। हम फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में और थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी देखने की ज़रूरत होती है। नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स में बेसिकली वो देखने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं निकल के आते हैं, जैसा मैनेजमेंट का क्वालिटी कैसा है, इस पर्टिकुलर कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कैसा है और कैसा होने वाला है, इस पर्टिकुलर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज भविष्य में उनका क्या स्कोप होने वाला है। उदाहरण के तौर पर अभी जैसे आपको पता लग रहा होगा, ऑल्टरनेटिव एनर्जी के जो कंपनीज हैं जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, या आज के मौजूदा के हालात में इलेक्ट्रिकल व्हीकल रिलेटेड इंडस्ट्री जो है और उसके जो कंपनीज है, उनकी स्थिति ऐसी समझ में बन रही है कि इनका भविष्य अच्छा होने वाला है। तो ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हम कंपनीज को इवैल्यूएट और एनालाइज करें, उनके फाइनेंशियल्स, नॉन फाइनेंशियल्स देखें और तब फिर डिसाइड करें कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कौन से कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है। सो जो कंपनी एनालिसिस का हम करते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर्स, उसमें बेसिकली रेशियो एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। रेशियो एनालिसिस कितने तरह के हो सकते हैं? बहुत तरह के रेशियो एनालिसिस होते हैं। और हम जैसे एक बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है कि कोई कंपनी किसी डेट में, जब हम उस कंपनी का शेयर के बारे में डिसाइड करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में देखते हैं कि वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। प्रॉफिट का, कमाई का इवैल्यूएशन के लिए हमें ये ध्यान में रखने की चीज़ है कि ये अपने आप में 10 करोड़ है या 100 करोड़ है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसका रेशियो देखना अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे 100 करोड़ अगर कमा रहा है कोई प्रॉफिट, और अगर 1000 करोड़ का उसका टर्नओवर है, और दूसरी कंपनी एक है कि 1 करोड़ कमा रही है और उसका टर्नओवर 2 करोड़ है, तो ऑब्वियसली आपको पता लगे कि एज ए रेशियो जो 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है वो किसी हद तक इस रेशियो एनालिसिस पर बेहतर परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो जब 1000 करोड़ का टर्नओवर पे जाएगा तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है कि 500 करोड़ के आसपास पहुंच जाए। 500 करोड़ नहीं तो 200-300 करोड़ तो पहुंच ही जाए एज कम्पेयर टू 100 करोड़ जो कंपनी 1000 करोड़ कमा रही है। तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी देखना होता है। इसी तरह से हमारे और भी रेशियोज होते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशियो होता है, अर्निंग्स पर शेयर का रेशियो होता है, डिविडेंड कवर, अर्निंग्स प्राइस रेशियो, मार्केट यील्ड, ये सारे होता है। एक जो प्राइस पी रेशियो बहुधा यूज होता है, वो हमारा यूज होता है कि हमारा आज के डेट में शेयर का प्राइस क्या है और उस कंपनी का किसी डेट में अर्निंग्स कैसा रहा है। तो वो एक पीई रेशियो इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन है उस कंपनी का बताने के लिए कि ये इस कंपनी का शेयर है कैसा है। मोटे तौर पर ये समझा जाए कि जिस कंपनी के पीई कम है वो अधिक इन्वेस्ट करने लायक है एज कम्पेयर टू एन शेयर ऑफ अ कंपनी विच हैज हायर पी रेशियो। बट ये केवल एक पहलू है। इस पी रेशियो के अलावा और भी बहुत सारे रेशियोज देखने होते हैं जो कि उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया। दूसरा एक और चीज़ देखते हैं हम कि लिवरेज रेशियो कैसा है। लिवरेज रेशियो कहने का ये मतलब कि किसी कंपनी ने, मान लीजिए अब किसी ने कंपनी शुरू किया, उसने अपना शेयर होल्डिंग फंड लगाया 1 करोड़ रुपए। उस 1 करोड़ रुपए पर कितना उसने फंड रेज किया हुआ है थ्रू क्रेडिट और थ्रू लोन, वो हमारा डेट इक्विटी रेशियो से एक तरह से रिफ्लेक्ट होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए है कि जितना अधिक कंपनी का डेट होगा
उतना ही उसको खर्च करना पड़ेगा उस डेट का सर्विसिंग के लिए। जैसे आपने लोन लिया हुआ है तो लोन का चुकौती करने के लिए, उसका ब्याज देने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। दूसरी कंपनी जिसने लोन नहीं लिया हुआ है उसको उतना कम खर्च करना पड़ेगा। तो जिस कंपनी का लोन कम है, डेट इक्विटी रेशियो कम है, वो उतना ही अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है उस कंपनी का शेयर। और होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में एक इंपॉर्टेंट रेशियो है करेंट रेशियो करके। करेंट रेशियो बेसिकली हम वो देखते हैं कि टोटल करेंट एसेट और टोटल करेंट लायबिलिटीज का रेशियो क्या है। ये हमारा वो दिखाता है कि अगर जरूरत पड़ी आज के डेट में, हमारा करंट लायबिलिटी है जो देनदारी है आज के दिन में, उसको अगर देना है तो उसको कवर करने के लिए हमारा आज के डेट में एसेट कैसा है, करंट एसेट कैसा है। इसको ये जितना बेहतर होगा उतना ही बेहतर स्थिति की कंपनी है और उस कंपनी का शेयर उतना ही बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा और एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी रेशियो होता है जिसमें बेसिकली हम एसेट टर्नओवर देखते हैं, या हमारा उसमें फिक्स्ड एसेट टर्नओवर हो सकता है या टोटल एसेट टर्नओवर हो सकता है, हमारा जो रिसीवेबल है वो कितने दिन में एक्चुअली रिसीव हो जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये दर्शाता है कि कंपनी कितना इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है। और जो कंपनी जितना एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है, ऑब्वियसली वो कंपनी उतना अच्छा काम कर रही है और उससे कमाने के लिए इन्वेस्टर को उतना बेहतर स्कोप है। इन सारे रेशियोज को अगर हम देखना चाहें तो एक मोटे तौर पर जो कुछ रेशियोज होते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक बेसिक रेशियोज होते हैं जो कि आपको बहुत सारे रेशियोज को कंबाइन करके इम्पैक्ट दिखाते हैं। तो इन ऐसे रेशियोज को ध्यान में रखना अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स को अपने आप में समाहित किए हुए होते हैं और इनको क्लोजली मॉनिटर करने से हमें बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। ये तो हो गया फाइनेंशियल पैरामीटर्स। अब इसके अलावा हमारे नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी देखने उतने ही जरूरी होते हैं। नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स क्या देखने होते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले चर्चा किया, इस कंपनी का बिजनेस कैसा है, बिजनेस कैसा है आज के डेट में और इस कंपनी का बिजनेस कैसा होने वाला है फ्यूचर में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका बिजनेस कैसा होने वाला है ये उस पर भी निर्भर करता है कि इसका प्रोडक्ट लाइन कैसा है, इसका जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफरिंग्स है उसका पोटेंशियल ग्रोथ कैसे होने वाला है। आज किसी डेट में जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये देखना महत्वपूर्ण होता है कि इस कंपनी का मार्केट शेयर कैसा है। मार्केट शेयर एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए होता है कि जो कंपनी, जैसे उदाहरण के लिए पूरा का पूरा मार्केट का वो अगर 90% कवर किए हुए है, वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो महत्वपूर्ण स्थिति में है डिक्टेट करने के लिए अपना प्राइसिंग, अपना पोजिशनिंग। और जिस कंपनी का मार्केट शेयर नगण्य है, जैसे कि उस तरह के कंपनीज भरे पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि उस कंपनी का कोई भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, जिसका मतलब है कि उसे प्रॉफिटेबिलिटी कमाने का और इन्वेस्टर को रिटर्न हासिल करने का स्कोप उतना ही कम है। उसी तरह से फिर ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि इस कंपनी के मैनेजमेंट कैसे हैं, टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण तरीका होता है कि इस कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है उनके बारे में हासिल किया जाए। आप एनुअल रिपोर्ट में देखेंगे किसी कंपनी के कि एनुअल रिपोर्ट में सीईओ का या मैनेजिंग डायरेक्टर का उनका स्टेटमेंट आता है। उससे पता लगता है कि मैनेजमेंट का क्या फोरसाइट है, क्या वो प्लान कर रहे हैं और वो कैसे प्लान कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि मैनेजमेंट ने पहले कैसा काम किया हुआ है, वो कितना डिलीजेंट है, कितना उन्होंने ऑनेस्टी इंटेग्रिटी के साथ काम किया हुआ है। आपको पता होगा जैसे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं रिलेटेड टू पॉन्जी स्कीम्स। बहुत कमाल के कंपनीज थे विगत में, और कंप्यूटर सेक्टर और भी सेक्टर्स में थे, जिनका कि बाद में पता लगा कि एकाएक एक्चुअली द अकाउंट्स वेयर नॉट मेंटेन्ड एज दे शुड हैव बीन, और जिसके चलते कि क्या हुआ, एक बोलते हैं जिसको कि कुकिंग ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स हो रहा था, जितना प्रॉफिट या जैसी स्थिति थी वो नहीं हो रही थी। तो इससे पता लगता है कि मैनेजमेंट की मिली भगत के बिना ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती है। तो अगर आप मैनेजमेंट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो ये सारी चीज़ें पहले ही पता लग सकती है, और अगेन इट विल रेज अ रेड फ्लैग फॉर द इन्वेस्टर कि ऐसे कंपनी से या ऐसे मैनेजमेंट द्वारा संचालित कंपनियों से दूर रहें। और कंपनी का नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स जब देखते हैं तो हमें वो भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि क्या इसके प्रोडक्ट रेंज है, कितने प्रोडक्ट रेंज है। जैसे एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा ग्रुप एज सच अगर आप देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तो टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियाँ हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, और उन सारे कंपनीज का अगर आप इंडिविजुअल एनालिसिस करेंगे तो वो देखेंगे कि एक कंपनी भी एक प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट, उस लाइन ऑफ प्रोडक्ट में भी उसके बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज होते हैं। वैसे ही जैसे
मान लीजिए एक सरकारी कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ओएनजीसी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक फाइनेंशियल कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, लेकिन वो कैसे नॉर्मल बैंकिंग से क्या बैंक इंश्योरेंस में जा रहा है और वो क्या डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड सर्विसेज ला रहा है, वो सारी चीज़ें देखना महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से यह और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर को देखते हुए हम इस मुकाम पर पहुँचे कि एक वृहद कंसेप्ट हमारा बन रहा है और अंत में वृहद कंसेप्ट बना के सारे इम्पैक्ट्स इश्यूज एनालाइज करके हम इस स्थिति पर पहुँचे कि इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। क्योंकि जैसा मैंने पहले चर्चा किया था, इंट्रिंसिक वैल्यू पता करना हमारे फंडामेंटल एनालिसिस का महत्वपूर्ण और एंड रिजल्ट होता है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू अधिक है तो कंपनी खरीदने लायक है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं अधिक है स्पॉट मार्केट से या करंट प्राइस से तो नहीं खरीदने लायक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और इसको हम हासिल कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा। आपसे यही अनुरोध होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस की बारीकियों को समझें और कोई भी महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन करने से पहले इसको ठीक से कार्यान्वित करें। इसके साथ ही मैं ये कार्यक्रम समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।